तो ये दो जो पैरामीटर्स हैं, ये आपको पता है पावर सिस्टम में ये दोनों पैरामीटर्स चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है और वोल्टेज भी चेंज होते हैं। ओवर वोल्टेज में ज्यादा इशू है, ठीक है। और वोल्टेजेस आपको पता है, कोई ट्रांसमिशन लाइन अगर सिस्टम से आउट होती है तो ओवर वोल्टेजेस आ सकते हैं। फेरांटी इफेक्ट से भी जो ओवर वोल्टेजेस आ सकते हैं, स्विचिंग से भी आ सकते हैं। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी का जो इशू है, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इज डेंजरस, कि जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो फ्लक्स इंक्रीज होता है। अब आपको पता है कि ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। उसका जो फ्लक्स होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो एक्साइटेशन कर्व है, वो जो पिछला आपने सारा पढ़ा है, उसमें ट्रांसफार्मर का कोर का टेस्ला जो है वो 1.5 और मैक्सिमम 1.7 टेस्ला तक डिजाइन होता है। इससे ज्यादा इनफ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। इससे ज्यादा जब फ्लक्स डेंसिटी होती है तो आपको पता है कि वो कर्व जो है, वो नी पॉइंट के बाद जो है फिर डिस्टोरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जो है, अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो अगेन ट्रांसफार्मर का कोर सेचुरेट होगा। सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा एंड अगेन ट्रांसफार्मर का कोर सेचुरेट होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन की जाती है, और इस प्रोटेक्शन स्कीम को कहते हैं ओवर फ्लक्सिंग या ओवर एक्साइटेशन। यहाँ ये सारा कुछ लिखा हुआ है जी, पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए। ओवर वोल्टेज, keeping frequency constant, the transformer is subjected to a higher value of flux. अब हायर वैल्यू का फ्लक्स आएगा तो डेफिनेटली ट्रांसफार्मर सेचुरेट होगा। बाय डिजाइन पावर ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट द नी ऑफ द सेचुरेशन कर्व एट नॉर्मल वोल्टेज। ये जो पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि जो सेचुरेशन कर्व अगर आपको याद हो, तो ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है बिल्कुल नी पॉइंट के करीब करीब जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है। तो इसलिए थोड़ी सी भी अगर वोल्टेज में इंक्रीज आएगी या फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगी तो नी पॉइंट वो क्रॉस करेगा और कोर सेचुरेट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। एनी इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज एंड द कंसिक्वेंट इंक्रीज इन फ्लक्स डेंसिटी, टेस्ला की बात हो रही है, ड्राइव्स द ट्रांसफार्मर डीपर into saturation. ये अभी हमने डिस्कस किया। Similarly, over excitation can also occur in case of low frequency operation of the transformer at rated voltage. तो रेटेड वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, अगेन ट्रांसफार्मर विल सेचुरेट। तो इसको हम कहते हैं ओवर फ्लक्सिंग। अब यहाँ पे जो इसके ओवर फ्लक्सिंग कर्व होता है, वो जो है ये नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, ये लिमिट कर्व है, ठीक है। डेंजरस है, और ये कर्व जो है ये बाजों का बुक्स में इसका इस शेप में भी आपको मिलता है, या फिर एक टेबल के फॉर्म में भी मिलता है आपको। मुख्तलिफ बुक्स में गिवन होते हैं, ये ग्राफ भी गिवन होते हैं, या आपको ये वैल्यूज जो टाइम आवाज कट रही है सर। आई नहीं आ रही? अब आ रही अच्छा, अब अब आ आ रही। रही ओके। अच्छा जी, इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, ठीक है जी, और इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो रिले यूज होती है इस स्कीम में, उसको हम कहते हैं वी ओवर एफ, या वी ओवर हर्ट्ज रिले, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है ये नीचे बिल्कुल, वी ओवर या वोल्ट्स ओवर हर्ट्ज रिले। ये नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले होती है, और ये क्या करती है जी, ये मेजर करती है वोल्टेज को, और फिर उसी यानी पीटी का सिग्नल आप देते हैं इस रिले को, वहीं से वो क्या करता है,
वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालता है, और वही रेशियो जो है दैट इज इन गिवन इन परसेंट, ये आपके सामने वाई एक्सिस पे ये परसेंट है, वी ओवर हर्ट्ज परसेंट। ये जो है फॉर एग्जांपल 100% यानी वी और हर्ट्ज जो रेशियो है वो 100%, फिर 110%, फिर 120%, 130%। अब इसमें डिफरेंट जो है हो सकती है। फॉर एग्जांपल 100% का मतलब क्या है जी, कि दोनों जो है वो ये रेटेड है। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी रेटेड वैल्यू दोनों रेटेड वैल्यू है, तो वैल्यू जो है वो 100% है। अब इनमें से एक चीज का ख्याल रखना है, जब आप ये परसेंट निकालते हैं आपको इन दोनों पैरामीटर में से एक पैरामीटर को फिक्स लेना पड़ता है, दोनों एट ए टाइम चेंज नहीं हो सकते। तो जब आप रेशियो लेते हैं उसमें से फ्रीक्वेंसी को अगर कांस्टेंट आप लेते हैं तो फिर वोल्टेज को आप जो है परसेंट में लेते हैं, और अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी में। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये परसेंट के फॉर्म में गिवन होता है। अच्छा, अब इस ग्राफ को रीड कैसे करना होता है जी। आप देखिए जी, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, टाइम, ब्रैकेट में लिखा है मिनट्स। ये जो टाइम है वो आपको ये बताता है कि इतने परसेंट अगर ये रेशियो आ रही है, जो भी परसेंटेज है वो कितने टाइम तक ट्रांसफार्मर जो है वो सस्टेन कर सकता है, या इसको सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर बेसिकली देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ले लूँ 110, ठीक है जी, 110% अगर ये रेशियो आ रही है, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे समझा दूं कि फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज जो है वो 100% से 10% इंक्रीज हुआ, तो रेशियो क्या बन गई जी, 110%, इसलिए कि वोल्टेज जो है वो अपने 100 से इंक्रीज कर गया। तो 110% जो है वो वोल्टेज इंक्रीज हुआ, यानी 10% में अगर लेट्स सपोज 11 केवी है, या आगे जो है 132 केवी है, 132 केवी में 10%, तो 132 में 10% जब आप ऐड कर देंगे, यानी 132 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो जो वैल्यू आती है, यानी जाहिर बात है 132 से ज्यादा होगा, वो अगर वैल्यू आती है तो जो भी ट्रांसफार्मर है वो कितनी देर तक इस ओवर वोल्टेज को सस्टेन कर सकता है। अब यहाँ पे आप देखें जी, 110 को अगर हम देखें तो इस लाइन को आप चलते जाएं, यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है जी, कि वो इस टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है जी, इसलिए कि अगर 110% ये रेशियो आती है तो फिर ट्रांसफार्मर कंटिन्यूस चले, कोई इशू नहीं है। और नॉर्मली ये चलते रहते हैं, 110% इंक्रीज आ भी जाता है, अगर ये सस्टेन भी रहे कंटिन्यूस, कोई इशू नहीं है। मसला कहाँ आता है जी, ये जो कर्व है ना, ये वाला, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो, और फिर ये पूरा हाईलाइट, ये है प्रोहिबिटेड एरिया, प्रोहिबिटेड रीजन है या एरिया है। ट्रांसफार्मर का जो ये रेशियो है वो इस रीजन के में एंटर नहीं होना चाहिए। अगर इस एंटर होगा तो ट्रांसफार्मर हीट अप हो सकता है, ठीक है, कोर हीट अप हो सकता है, डेंजरस है। सिमिलरली अब हम आते हैं जी नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर ये जो दूसरा कर्व है, सपोज इसको हम लेते हैं 110 से जब ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं 115%, तो इसका जो टाइम दिया हुआ है वो है 100 मिनट फॉर अप्रोक्सीमेटली, यानी 100 मिनट्स तक अगर ये वोल्टेज जो है वो 115% समझाने के लिए अगर है तो 100 मिनट्स तक ये सस्टेन कर सकता है। सिमिलरली जब ये वोल्टेज इंक्रीज होता जाता है, यहाँ से आप चलते जाए, फॉर एग्जांपल 140%, अगर वोल्टेज रेशियो जो है, ये रेशियो 140% तक आ जाए, इसमें याद रखना मैं सिर्फ वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें वोल्टेज भी इंक्रीज हो सकता है 140%, या वोल्टेज अगर कास्ट फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो सकती है जिसका रिजल्ट 140% हो। उस केस में, दोनों के केस में ओवर एक्साइटेशन होगी। तो अगर 140 तक परसेंटेज आती है तो इसका ऑपरेटिंग 0.1 मिनट तक जो है ना
ये अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए जी 150 है और सो ऑन। तो इसलिए जो है यहाँ पे जब आपने सेटिंग करनी होती है रिले की, तो आपको एक वैल्यू सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं 120% पे रिले को सेट करता हूँ या 125 पे। तो 125 पे लेट सपोज अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ ये, अब लेट सपोज ये है 125%। 125% में जो लिमिट आ रही है वो 1 मिनट की है, यानी 1 मिनट तक जो है अगर 125% ये रेशियो आती है तो ये सस्टेन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो आपने क्या करना होता है कि आपने 125% पे रिले की सेटिंग कर ली। टाइम जो ट्रिपिंग टाइम है वो बेशक जो है ना आप 1 मिनट से नीचे रख लें, ताकि जो है आगे ट्रांसफार्मर जो है मजीद हीट अप ना हो। तो इसमें जो है नॉर्मली इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग भी रखते हैं कि अगर लेट सपोज वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस जो है वो नॉर्मली इस रेंज में रखते हैं, ये 140 से ऊपर में फिर ट्रांसफार्मर की इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग कराते हैं। इससे नीचे वाली जो है उसमें टाइम डिले दे देते हैं। पर जैसे मैंने कहा 125% है, तो आपकी मर्जी है, आप इसी 1 मिनट के रेंज में नीचे नीचे आप रख लें, ताकि जो ही ये 125% आ जाए तो उसमें आप बेशक 30 सेकेंड भी रख सकते हैं, 20 सेकेंड रख सकते हैं, मर्जी है। ठीक है जी। तो ये जो है ये है वी और हार्ट्स प्रोटेक्शन। और रिले जो है वो नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यूज होती है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो है एक डिजाइन जो है, ये डिफरेंशियल रिले जो है इसकी सेटिंग एक न्यूमेरिकल जी है। ये 45 MVA का ट्रांसफार्मर है और 11 kV 66 kV स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। डिजाइन द परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम, इन इसमें आपने बेसिकली चेक करना है, डिजाइन करना है, वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। इस प्रॉब्लम का मकसद ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है जी, स्टेप्स गिवन है। ठीक है। और जाहिर बात है कि इसमें आपने क्या करना है, सीटी रेशियो लेनी है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एक दो इशू और भी आएंगे, वो भी हम साथ साथ इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब आप इसको सेट कर लेंगे तो नेक्स्ट उसमें ये जो वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखाई गई हैं सारी जो है पूरी जो है, जैसे आपने पिछला हमने वो फॉल्स में किया था, वहां पे आपने इन टर्म्स ऑफ IC और आई लिया था, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं सारी। तो ये थोड़ा सा समझने वाला है ताकि आपको डिफरेंशियल स्कीम कंप्लीटली आपका कंसेप्ट बन जाए। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपको गिवन है, इसके लिए आपने रिले जो है वो सेटिंग करनी है। सबसे पहला जो है स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में फुल लोड लाइन करंट कैलकुलेशंस है। ये इसलिए चाहिए कि आपने सीटी सेलेक्ट करनी है, तो सीटी सिलेक्शन हमेशा मैक्सिमम लोड पे की जाती है। मैक्सिमम लोड क्या है वो भी अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, जो दूसरा नंबर 2 है। तो पहला जो है सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप जो ट्रांसफार्मर आपको गिवन है उसका रेटेड करंट कितना है याद रखना है। लाइन करंट आपने निकालनी है, फेज करंट नहीं निकालना है, इसलिए कि सीटी हमेशा लाइन पे ही कनेक्ट होती है, तो इसलिए आपको लाइन करंट ही चाहिए। अब स्टेप नंबर 1 को आप देखें जी, 11 kV स्टार साइड है, यहाँ पे आप एम्पेयर निकालें। तो ये फार्मूला आपको पता है, केवी का फार्मूला है, ये टोटल 45 MVA है डिवाइडेड बाय √3 इंटू VL। ठीक है जी। तो ये √3 VL IL अगर आपको याद होगा MVA का फार्मूला है। तो इसमें से जो है MVA आपको पता है जी 45 है, उसमें वैल्यूज पुट करें और IL निकालें जी, FL IFL। तो यहाँ से आपके पास 2361.88 एम्पेयर आ गया।
ये 11 kV साइड पे, यहाँ पे आप देखें जी, ये जो 11 kV साइड है, ये इस पे आपके पास ये लाइन करंट आ गई 2361.88 एम्पियर। ये जी स्टार साइड पे है। अब जाहिर बात है कि तीनों फेज पे सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है जी। अब हम आते हैं 66 kV साइड पे। 66 kV साइड जो है डेल्टा साइड है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट जो है वो आ जाएगी 393.64 एम्पेयर। तो अगेन जो है आप देख लीजिए यहाँ पे ये करंट यहाँ शो किया गया है, यहाँ शो नहीं किया गया। ऑफ कोर्स ये वाला करंट इसमें भी सेम फ्लो होगा, फेज करंट, चूंकि स्टार है। डेल्टा साइड पे अगर ये 393.64 है तो फिर यहाँ फेज करंट डिफरेंट होगा। चूंकि हमें यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि सीटी यहाँ लगी होती है, दैट इज वाई हमें लाइन करंट चाहिए। तो दोनों लाइन करंट्स आपने कैलकुलेट कर लीजिए, एक ये आ गया जी, एक ये आ गया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपने सीटी रेशियो सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो सीटी सिलेक्शन के लिए यहाँ पे एक चीज यूज की गई है 25% ओवरलोड। ये जो है जो रूल है वो ये है कि जब आप मैक्सिमम लोड लेते हैं सीटी सिलेक्शन के लिए, तो उसमें आप 25 से लेके 50% तक आप मजीद लोड अपने जो रेटेड है उसमें ऐड कर सकते हैं फॉर द सीटी रेशियो सिलेक्शन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 25% लिया है। अब आपकी मर्जी, आप 50% भी इसकी जगह ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। आप थोड़ा सा ज्यादा जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं लोड को, जो एक्स्ट्रा लोड है, तो वो जो है ये इसमें आपने जरूर ऐड करना होता है। अब यहाँ पे ये कैसे आप ऐड करते हैं, लेट सपोज अगर मैंने रेटेड, यानी रेटेड ये फुल लोड है, इसमें अगर मैं 25% ऐड कर दूं मजीद, तो मेरे पास फैक्टर क्या बन जाएगा 1.25, यानी फुल लोड करंट से आप 1.25 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मैक्सिमम लोड आ जाएगा। इसको कहते हैं मैक्सिमम लोड, पास बुक्स में मैक्सिमम लोड लिखा होता है, ठीक है जी। तो जब आप फुल लोड से 1.25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जी 2952। इस करंट में आपने 25% मजीद ऐड कर दिया, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टार्टिंग यानी ट्रांसफार्मर के साथ कोई ऐसा लोड है जिसका स्टार्टिंग यानी फॉर इंडक्शन मोटर है, उसका स्टार्टिंग करंट ज्यादा होता है, तो वैल्यू जो है, या कोई लोड आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी जो है ना ये एडिशन जरूरी होती है, ताकि सीटी जो है वो प्रॉब्लम ना करे, आपको वैल्यू सही दे। इसलिए 25% आपने प्राइमरी साइड के लोड में ऐड कर दिया तो वैल्यू आ गई 2952। और सिमिलरली आपने जो सेकेंडरी साइड की सीटी है उस वाले लोड में भी आपने 25% को ऐड किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपने, आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल होती है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट गिवन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर लेट्स सपोज इस किस्म का न्यूमेरिकली आप कहीं भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके पास मैन्युफैक्चर की पूरी लिस्ट अवेलेबल होती है। वहां से आप सीटी की रेशियो देखते हैं कि कौन सी सीटी सूटेबल होगी। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें स्टार्टिंग है 50/5, फिर 100 है, फिर 200, 300, 400, चलते जाए जी 1000, फिर 1200, फिर 1500, फिर 2000 और 3000, 10,000 तक हो सकती है। तो उसमें से जो है आप देखेंगे कि कौन सा सीटी रेशियो इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास लेट्स सपोज 3000 सीटी जो है वो अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये 2952, उसके लिए बेस्ट जो होगा वो 3000 जो प्राइमरी साइड का करंट होगा, तो 3000/5 की सीटी जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर 3000 की सीट अवेलेबल नहीं है तो आप नेक्स्ट हायर पे जाएंगे, ये मेथड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीटी रेशियो और 5 एम्पेयर रिले, ये जो है ये याद रखना है कि जो आप सेकेंडरी करंट है वो आपने किस हिसाब से लेना होता है, 1 लेना होता है या 5, तो दैट डिपेंड्स ऑन दी रिले रेटेड करंट।
रिले अगर 1 एम्पेयर की है आपके पास तो आप सीटी रेशियो 1 वाली लेंगे, अगर 5 है तो फिर 5 लेंगे। तो यहाँ पे रिले जो है वो 5 एम्पेयर रिले है, तो आपने सीटी रेशियो जो लेनी है वो 3000/5 की लेनी है। सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाए जी, यहाँ पे 492 है और आपके पास अवेलेबल लिस्ट में 500 है, तो आप 500 वाली सीटी ले लेंगे, 500/5 की। तो आपने क्या कर लिया जी, आपने सीटी सेलेक्ट कर ली दोनों साइड पे। आप देखें जी यहाँ पे, ये आप देखें, ये जो सीटी है प्राइमरी साइड पे वो आपने 3000 वाली ले ली, और सेकेंडरी साइड पे जो सीटी है वो आपने 500। ये हर फेस के लिए सेम होगा, तीनों फेस के लिए। सिमिलरली ये भी तीनों फेस के लिए सेम होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने ले ली। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सेकेंडरी करंट्स क्या होंगे, सीटी सेकेंडरी करंट्स। तो सीटी सेकेंडरी करंट्स जो है वो कैसे निकालने हैं जी आपने, वो आपको पता है कि जो लोड है, एक्चुअल लोड कितना फ्लो हो रहा है वो है 2361 जो रेटेड है। तो यहाँ से आपने जो सीटी रेशियो है 600 यहाँ आ रही है, उससे डिवाइड करना है, आपके पास सेकेंडरी करंट आ जाएगा। तो ये कैसे आप आएगा जी, यहाँ पे आप देखें, अगर ये वाला करंट, ये जो लोड करंट है, स्लाइड आप देखें, अगर लोड करंट ये फ्लो कर रहा है, सीटी रेशियो ये है, तो अगर प्राइमरी साइड पे ये करंट है तो सेकेंडरी साइड पे कितना करंट होगा, वो कैलकुलेशंस जो है वो दिखाई गई है। तो वो कैलकुलेशंस क्या है जी, वो ये है कि सीटी सेकेंडरी करंट 3.936 एम्पेयर है अगर लोड ये है। सिमिलरली सेकेंडरी साइड पे सीटी रेशियो 100 है और सीटी रेशियो 100/5। तो अगर ये लोड करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअल मैक्सिमम लोड, तो सीटी का सेकेंडरी करंट कितना होगा, 3.936। यहाँ पे आप देखें जी, ये भी 3.936 है, ये भी 3.936 है। तो ये दो जो है सेकेंडरी करंट्स आ गए। अब यहाँ पे जो ये तो सेकेंडरी करंट्स हैं जो सीटी आउटपुट देगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पायलट वायर करंट्स। पायलट वायर करंट जैसे मैंने बताया था कि ये वो वायर्स होते हैं जो सीटी और रिले के दरमियान लगती हैं, इनको कहते हैं पायलट वायर्स। तो पायलट वायर्स में करंट्स की वैल्यूज क्या होंगी, ये पायलट वायर्स हैं जी, पहले दिखा दूं मैं आपको। ये जो है, ये चीज जो है जी यहाँ से ये जा रही है और ये इस सीटी के साथ कनेक्ट हो रही है। सिमिलरली ये वायर है सीटी के साथ कनेक्ट, रिले के साथ। सिमिलरली ये जो वायर है ये वायर, ये वाली और ये वाली, दे आर कॉल्ड पायलट वायर्स। यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट्स निकालनी है। जो करंट्स आपने कैलकुलेट किया, याद रखना है, वो ये वाले करंट्स हैं जो सीटी के आउटपुट पे आ रहे हैं। ये यहाँ पे, फिर ये वाला, फिर ये वाला। पायलट वायर्स के ये करंट नहीं है, ये बेसिकली सीटी के आउटपुट पे है। पायलट वायर्स वो है कि जब आप सीटी को, यानी तीनों सीटी आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, आइदर इट विल बी इन डेल्टा और स्टार, तो उसके बाद जो वायर्स कॉमन निकालते हैं 3 फेज के लिए, और वो तीनों फेज आपके रिले के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट वायर्स आर कॉल्ड पायलट वायर्स। सिमिलरली इस साइड पे भी आप देखें जी, ये पायलट वायर है, एक दो ये। तो पायलट वायर करंट्स जो है वो कैलकुलेट किए जी, एक साइड पे जो 11 की साइड पे उस पे आता है 6.817। क्यों इस तरह है ये वैल्यू, वो अगर आप देखें जी, हमने रूल पढ़ा था पिछला कि अगर पावर कनेक्शन जो है वो स्टार डेल्टा है तो फेज जो डिस्प्लेसमेंट आती है उसको किल करने के लिए आपने रिले सीटीज को डेल्टा स्टार में कनेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जी, लिखा हुआ है नंबर 5 स्टेप में, सीटी सेकेंडरी आर इन डेल्टा, इसलिए कि प्राइमरी जो है वो स्टार में, और दूसरी साइड पे सीटी सेकेंडरी आर इन स्टार, इसलिए कि प्राइमरी साइड जो है वो डेल्टा में है। तो डेल्टा में जो है सीटी का जो करंट है, ये वाला करंट जो है वो फेज करंट है। जब आप लाइन करंट यानी डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो लाइन करंट चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ लाइन करंट विल बी मोर, और उसकी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1/3 होता है, सबको पता है। तो जो
सीटी का आउटपुट है उसको अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करें तो 6.817 एम्पेयर ये लाइन करंट हो जाएगा। अब लाइन करंट कौन सा है दोबारा जी देख लें यहाँ पे, ये पायलट वायर में यानी ये डेल्टा कनेक्शन है। सीटी आप देखें जी, डॉटेड अनडॉटेड, डॉटेड अनडॉटेड, ये सारा करके तो ये कॉमन पॉइंट है। एक ये आ गया, एक ये आ गया जी, और दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो ये जो है तीनों जो है आपस में ये कनेक्ट हो गए डेल्टा में, और यहाँ से ये जो वायर जा रही है पायलट, इसमें एक करंट आ रहा है 6.817। सिमिलरली ये जो वायर है पायलट वायर, इसमें भी 6.817 एंड सिमिलरली ये वायर 6.817। ये आ गया जी प्राइमरी साइड के जो सीटी है और जो रिले के साथ कनेक्ट है उसमें 6.817 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। वापस आते हैं जी, एक साइड पे जी करंट आ गया पायलट वायर में 6.817, दूसरी साइड पे सीटी सेकेंडरी इन स्टार, तो करंट इन द पायलट वायर्स जो लाइन करंट था वही फेस करंट पायलट वायर्स में भी यही फ्लो हो रहा होगा। दोबारा देख लीजिए यहाँ पे ये जो करंट्स हैं ये आउटपुट करंट्स या ये वाला, ये आप देखें जिस स्टार में कनेक्ट है, और ये लाइन करंट, तो लाइन करंट वही है 3.936 3.936 3.9, लेकिन यहाँ पे जो पायलट वायर करंट्स है वो है 6.817 6.817 6.8। अब ये जो करंट्स आपको नजर आ रहे हैं 3.98, इसको फिलहाल आप रहने दें, ये चीज जो है अभी हमने डिस्कस नहीं की। पहले हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लें। अगर ये चीज जो है ये 6.817 यहाँ फ्लो हो रहा है, 6.87 यहाँ भी फ्लो हो रहा है, 6.87 यहाँ भी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे है 6.817, यहाँ पे है 3.936। तो दोनों करंट्स जो है अकॉर्डिंग टू द रूल सेम होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोड है ना। तो नॉर्मल लोड में दोनों करंट्स ये करंट सेम होंगे, तो इनका डिफरेंस इन स्पिल करंट 0 होगा, रिले ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है जी, यहाँ पे इस एंड पे करंट है 6.817, यहाँ पे 3.936, तो इन दोनों का जो है जब डिफरेंस आएगा ऑफ कोर्स देयर विल बी सम न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच विल बी फ्लोइंग थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल। तो ये वैल्यू काफी ज्यादा है, यानी नॉर्मल लोड पे ये डिफरेंस काफी ज्यादा आ रहा है, पिकअप वैल्यू डेफिनेटली इससे कम होगी, तो रिले जो है वो नॉर्मल लोड पे ऑपरेट हो जाएगी इस केस में। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे हम इसका रेमेडियल एक्शन कैसे लें कि ये वाला करंट जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली इसके करीब हो जाए, या आपने इतना करना है कि वो पिकअप वैल्यू से नीचे तक रहे नॉर्मल लोड। इसके लिए जो है एक और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, वो ये है कि एक और सीटी यहाँ लगाते हैं, ये आपको नजर आ रही है ये जी, ये भी एक सीटी है, ठीक है, ये इसको कहते हैं यहाँ पे लिखा इंटरपोजिंग सीटीज, ठीक है जी, ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो करंट है ना 6.817 जो प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ एक सीटी लगाई, इस सीटी के सीरीज में एक और सीटी लगाई, तो इसका जो आउटपुट करंट है उसको हमने डिक्रीज करना है इस लेवल तक, ठीक है, 3.936 तक। इसलिए जो है इसकी जो रेशियो बनेगी, ये प्राइमरी करंट है 6.817 और ये सेकेंडरी करंट है। सेकेंडरी करंट कितना होना चाहिए कि वो ये दोनों तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल बन जाए। तो यहाँ पे स्टेप में आ जाए जी, यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में, स्टेप नंबर 6 में अगर आप देखिए जी, टर्न रेशियो ऑफ द इंटरपोजिंग सीटी क्या होगी, यानी सेकेंडरी करंट उसका 3.936 होना चाहिए, प्राइमरी आपको गिवन है, तो ये आपके पास रेशियो बनती है 1.731, ठीक है। तो आफ्टर करंट आफ्टर इंटरपोजिंग सीटी क्या बनेगा, तो जो प्राइमरी करंट है डिवाइडेड बाय रेशियो, ये बनता है 3.938, और ये ऑलरेडी इसको तो चेंज नहीं करना है, वैसे का वैसा रहेगा। तो दोबारा जो अगर हम इस पे जाएं, तो ये करंट जो है इस सीटी के आउटपुट पे जो करंट आ गया वो है 3.938 3.938 अब इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 0 आता है। तो ये अब आपने कैसे कंफर्म करना है कि
ये वैल्यू ठीक है या नहीं है, ये अभी हम लास्ट में पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या किया जी, ये पूरी जो है आपने रिले जो है सेटिंग कर ली, इंटरपोजिंग सीटी भी लगा दी, उसका रेशियो भी निकाल लिया, आपके पास फाइनल डायग्राम जो है ये बन गई। अब आपने इसमें ये देखना है कि जो सेटिंग आपने की है वो ठीक है या नहीं है, ये लास्ट स्टेप होगा। लास्ट स्टेप जो है वो ये आपके सामने है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम स्लोप सिलेक्ट करते हैं 40%, जैसे मैंने कहा था कि वापडर जो यूज कर रहा है वो 40% यूज कर रहे हैं, मर्जी आप 40% या 30% या 20% तक यूज कर सकते हैं, तो डिपेंड्स करता है आपके एप्लीकेशन पे, जो सूटेबल होगा। स्लोप जाहिर बात है वो एक्सटर्नल फॉल्ट को भी आपने देखना होता है, तो इसमें हमने कि 40% हम स्लोप ले रहे हैं। अब आपने क्या करना है जी, इस स्टेप में आपने ये देखना है कि रिस्ट्रेनिंग कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये आपने देखना है। ठीक है जी, ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल है ये, ठीक है जी, ये दोनों, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जो आपको याद होगा स्टेबिलिटी कर्व जो है उसमें, और इक्वेशन हमने जो परसेंटेज डिफरेंस रिले की डिराइव की थी, दोबारा मैं उसी स्लाइड पे चला जाता हूँ अगर आपको भूल गया है। ये इसमें नहीं, शायद इसमें दूसरी स्लाइड में था जी, वो पहले वो स्लाइड्स में था, ये थोड़ी सी जो इससे पहले वाला जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी ना परसेंटेज डिफरेंस रिले की, उसमें अगर आपको याद होगा यहाँ पे था जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी कि यहाँ पे m था वो nr बाई n0 था, ये वो स्लोप है, ये जो I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है x एक्सिस पे था, और y एक्सिस पे क्या था, स्पिल करंट I1 माइनस I2। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिस्ट्रेनिंग कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है नॉर्मल लोड पे। तो वो यहाँ से अगर आप उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो स्लोप जो है 40% है या 0.4 ले लें, I1 जो है यहाँ पे आप देखें जी 3.938 है, और I2 जो है वो है 3.936 डिवाइडेड बाई 2, तो ये है जी आ गया 1.57 एम्पियर, यानी इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है 1.57 एम्पियर। अब हम देखते हैं कि स्पिल करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, तो स्पिल करंट जो है वो फ्लो हो रहा है 3.938 माइनस 3.9, यानी I1 माइनस I2, ये आता है 0.002 एम्पियर। इसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल का करंट है ये इससे बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है इसका जो टार्क होगा that will be more than this value। so जब रिस्ट्रेनिंग कॉइल का टार्क ज्यादा है ऑपरेटिंग कॉइल से, the relay will not operate। अगर ये चेंज होता, फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए, अगर ये वैल्यू आती 0.002 और ये वैल्यू आती 1.57, तो रिजल्ट में आप क्या लिखते कि चूंकि ऑपरेटिंग कॉइल का करंट ज्यादा है रिस्ट्रेनिंग से, इसका टॉर्क ज्यादा होगा, इट विल बी मोर देन दिस एंड द रिले विल ऑपरेट। तो उसमें आप कह सकते हैं कि रिले स्टेबल नहीं है। इस केस में आपने लिखा देयरफॉर द स्कीम या द रिले रिमेन स्टेबल ऑन फुल लोड और एक्सटर्नल। तो ये जी आपने न्यूमेरिकल इसी तरह सॉल्व करना है और फिर इसकी चेकिंग करनी है कि ये जी, अब आप इस बेशक जो है फॉल्ट वाल डाल के रिले को आप चेक कर सकते हैं। कि इसमें कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में? नो सर, क्लियर है। क्लियर है जी, इस दफा एक सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको जरूर सॉल्व कर लें। 40% का ये बताएं जी 40% क्यों लिया है? जी सर। 40% हमने एज्यूम किया ना
आप 30% भी चेक कर लें, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है ना कि जो एक्सटर्नल फॉल्ट है उसके लिए कौन से स्लोप पे आपकी रिले स्टेबल रहती है। मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने स्लोप 20% सेलेक्ट कर लिया, लेकिन एक्सटर्नल फॉल्ट पे वो रिले जो है वो स्टेबल नहीं है, आपकी रिले 30% पे स्टेबल है, तो आप 30% स्लोप ले लेंगे। अगर 30% पे भी नहीं है तो आप नेक्स्ट हायर स्लोप पे चले जाएंगे। तो नॉर्मली जो है लोग जो है वो मैक्सिमम की तरफ जाते हैं कि बस एक ही दफा ले लें, तो यहाँ पे इसलिए इसको एज्यूम किया गया है 40%। तो आपकी मर्जी है, आप 30 भी ले सकते हैं, आप 20 भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है। सर ये जो सिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन है सर, इससे क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? ये जो आगे हमारे पास डायग्राम है सर, इससे जी जी। सर इसमें ये है कि जो सर वाई साइड पे सीटी लगी हुई है सर, उसमें जो डॉटेड साइड है सर वो प्राइमरी साइड है सर, और जो सेकेंडरी है वो सर नॉन डॉटेड साइड है सर। ये क्वेश्चन था सर। नहीं, ये इस डायग्राम की बात करें। जी सर, इस डायग्राम में सर जो वाई साइड पे सर जो हमने सीटी लगाई है, जी तो जी, ये सर वाली। जी सर बिल्कुल सर, इसके हाँ। साथ जो जो सीटी है सर, ये डॉटेड साइड ये प्राइमरी साइड बनती है सीटी की सर, या सेकेंडरी साइड बनती है सर? नहीं, ये जो डाटेड होती है ना वो हमेशा जो है सेकेंडरी होती है। आपका जी सर। प्राइमरी साइड जो है ना वो ये मतलब वो एक ही होता है ना, को सिंगल कंडक्टर होता है ना, तो जी उसका सर, प्राइमरी होता है। ठीक हो गया सर, सही हो ठीक है। गया। जी सर। ये जो है आपको जो डाट नजर आ रहा है ना, ये सीटी है जिसके साथ ये एरो है, ये जी सर, सेकेंडरी साइड है, ठीक। और ये सही प्राइमरी हो साइड। सही हो गया सर, सही हो गया। जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं है जी। नहीं सर। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। ओके जी। माफ। क्वेश्चन है? नो सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी।